रहीम लीगल अपडेट्स में आज का हमारा सेशन दी वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है जो कि लैंड रेवेन्यू को डील कर रहा है। एन एक्ट कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू लैंड रेवेन्यू इन द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में लैंड रेवेन्यू के हवाले से यानी बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है। प्रियम्बल बताता है कि वेयर इट इज़ एक्सपीडिएट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द मेकिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के हवाले से, असेसमेंट्स के हवाले से, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के हवाले से एंड अपॉइंटमेंट एंड फंक्शंस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं हमारे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसके बाद हमारे कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स रेवेन्यू, उसके बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कनगो, गिरदावर, पटवारी, EDLR और ये सारे जितने रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं इनके फंक्शंस और इनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से तमाम मामलात इसके अंदर आएंगे। तो इसकी कमेंट्री बड़ी लेंथी कमेंट्री है जिसके अंदर ख़ास तौर पर प्रीएम्बल के हवाले से फर्दर डिफ़ाइन करना है। तो 2013 CLC 632 में प्रीएम्बल को बड़ा क्लियरली बयान किया गया है। फिर लेजिस्लेचर के हवाले से भी इसमें बयान किया गया है। 1992 CLC 249 में सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट साइटेशंस हैं वो SBLR 2004 सिंध 1586 और 2005 YLR 163 और इसी तरह PLD 1970 सुप्रीम कोर्ट 180 और इसी तरह से MLD 2012 पेज 439 एज वेल एज और बहुत सारे जो प्रीएम्बल के हवाले से चीज़ें हैं और ख़ास तौर पे वैक्यू प्रॉपर्टी के हवाले से, मतरूका औकाफ के हवाले से PLD 1979 क्वेटा 75 और PLJ 1981 पेशावर 11 एज वेल एज ट्रांसफ़र ऑफ वैक्यू प्रॉपर्टी के हवाले से जो हमारी इम्पोर्टेंट साइटेशन है 1985 MLD 401 एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के हवाले से 2004 YLR 684 और इसी तरह से एंट्रीज़ इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड के रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो एंट्रीज़ होती हैं उसके हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट साइटेशन का यहाँ पर तज़किरा है PLJ 1981 सुप्रीम कोर्ट 310। इसके साथ साथ हम आगे देखेंगे कि शॉर्ट टाइटल के हवाले से और इसकी कमेंसमेंट के हवाले से। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 और जो पूरे पाकिस्तान पर एक्सपेंड होता है, पूरे पाकिस्तान पे सिवाय ट्राइबल एरियाज़ के इसकी प्रेवलेंस है और पावर टू एक्सेप्ट एनी एरिया कि किसी एरिया को एग्जेम्प्ट भी किया जा सकता है। गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कंसल्टेशन से म्यूचुअली जो है वो इसको अमेंडमेंट कर सकती है। एक्सकर्शन ऑफ सर्टन लैंड फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ दिस सेक्टर कि कुछ लैंड्स, कुछ एरियाज़ जहाँ पर इस एक्ट की जो इन्फोर्समेंट है वो नहीं हो सकती तो इस तरह इसको एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आगे सेकंड पोर्शन में इट शैल बी लॉफुल फॉर कलेक्टर कि वो कलेक्टर के लिए लॉफुल होगा कि वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मौसूल होने वाले आर्डर्स के तहत वहाँ पर जो है अपना फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। एक्सकल्शन ऑफ सर्टन लैंड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट, इस तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कुछ लैंड्स को एक्सक्लूड भी कर सकती है। और इसी तरह से जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है डेफिनेशंस के हवाले से। एग्रीकल्चर ईयर आता है सबसे पहले, 1 जुलाई से हमारा नया ज़रई साल शुरू होता है। 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो है वो इसकी ज़रई ईयर्स की कैलकुलेशंस की जाती हैं। अराजी रिकॉर्ड सेंटर, अराजी रिकॉर्ड सेंटर अब क्योंकि ये 2017 में जो हमारे पास नया पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी एक्ट 2017 इंट्रोड्यूस कराया गया, उसके तहत अराजी रिकॉर्ड सेंटर इंट्रोड्यूस कराए गए। क्योंकि पहले जो था वो पूरा पटवार और तहसीलदार सिस्टम था। तहसीलदार किसी तहसील में हेड किया करता था और नीचे उसके बाद गिरदावर, कनगो, पटवारी हजरात, ये पूरा का पूरा एक रेवेन्यू हायरार्की होती थी जिसको कलेक्टर के तौर पे असिस्टेंट कमिश्नर भी हेड किया करते थे। लेकिन अब जदीद ज़माना में अराजी रिकॉर्ड सेंटर कंप्यूटराइज्ड
लैंड रिकॉर्ड बन गया है, वहाँ से फ़र्द मलकियत भी जारी होती हैं, इंतकालात भी होते हैं और सारे रेवेन्यू प्रोसेस होते हैं। तो वहाँ पर जो हायरार्की होती है उसको ADLR डील करते हैं, हेड होते हैं, फिर उसके बाद सर्विस सेंटर इंचार्ज होते हैं SCI, और SCO सर्विस सेंटर ऑफिशियल होते हैं। तो उसमें हम एक अलग से मुकम्मल प्रोग्राम करेंगे। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू का मतलब है वो बकायाजात जो पूरे साल में काबिल अदा थे और वो अदा नहीं किए गए, तो वो काबिल अदा बन चुके होते हैं। तो इसके हवाले से PLD 1988, सुप्रीम कोर्ट 67, और इसी तरह से असेसमेंट सर्कल, असेसमेंट सर्कल कहते हैं कि बहुत सारे मौजे जिनको हम कानगोई कहते हैं, उसके अंदर ये होता है कि कान को मुकर्रर कर जाते थे मखसूस मौज़ात पर उसकी, क्योंकि टैक्सेस की कलेक्शन भी होती है, रेवेन्यू के बहुत सारे मैटर्स होते हैं। तो जिस तरह से हम बॉर्डर ये देख लेते हैं कि तहसील है, फिर ज़िला है, फिर उसके बाद हमारे पास डिवीज़न आ जाता है, फिर सूबा आ जाता है। इसी तरह रेवेन्यू हायरार्की को भी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो निज़ाम होता है उसको हम असेसमेंट सर्कल के नाम से देखते हैं, कानगोई जिसको बोलते हैं। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो सबसे बड़ी जो रेवेन्यू अथॉरिटी होती है जो कि पूरे के पूरे रेवेन्यू के निज़ाम को देखती है। बाउंड्री मार्क, जिसे अमूमी तौर पर किसी भी मौज़ा की, या जिसको अमूमी तौर पर पत्थर भी कहा जा सकता है, कोई निशान भी होता है, कोई स्टोन होता है, कोई मार्क होता है, या कोई भी चीज़ जिसे रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू अथॉरिटी बाउंड्री के तौर पे मुकर्रर करते हैं। इसी तरह कमेंसमेंट का मतलब है कि कब से ये एक्ट जो है वो इन्फोर्स हुआ है। डिफॉल्टर मीन्स एनी पर्सन लायबल फॉर एन एरियर्स एंड लैंड रेवेन्यू एंड इंक्लूड ए पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल एज श्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ एरियर। और डिफॉल्टर वो भी होता है कि एक बंदा जो है जिसने कोई गवर्नमेंट की रकम अदा करनी थी और एक शख्स ने श्योरिटी बांट दिया कि फलां शख्स जो है ये फलां तारीख तक या फलां ड्यू टाइम में रकम अदा कर देगा और नहीं देता, तो अब वो जो श्योरिटी थी, वो जो जामिन था, वो भी डिफॉल्टर के तौर पे ही होगा अगर वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता और उससे रिकवरी नहीं दिलाता। इसमें ख़ास तौर पर जो हमारे पास अथॉरिटी आ रही है 1993 MLD 828 की। तो इसके साथ साथ हमारे पास encumbrance means a charge upon the claim against the against the land arising out of a private grant or contract। स्टेट महाल को भी कहते हैं, फॉर विच ए सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उसका मिसला किया तो उसकी जमाबंदियाँ अलग अलग बनाई जाती हैं। फॉर विच हैज़ बीन सेपरेटली असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू, उसके रेट ऑफ असेस भी अलग होते हैं, तो उसके टैक्सेस के रेट भी अलग बनाए जा सकते हैं। फॉर विच हैज़ बीन असेस्ड फॉर लैंड रेवेन्यू विच इज़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाय जनरल रूल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी एन स्टेट, जिसको एक अलग से महाल डिक्लेयर कर दे, एक अलग से मौजा डिक्लेयर कर दे। तो किसी भी मौजे के हवाले से इसको स्टेट को बोला जाता है कि महाल भी बोला जाता है, मौजा भी बोला जाता है। मौजा जनरेट करना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अथॉरिटी है। होल्डिंग मीन ए शेयर ऑफ ए पर्सन ऑफ एन स्टेट हेल्ड बाय वन लैंड ओनर और जॉइंटली बाय 2 और मोर लैंड ओनर्स, कि जॉइंटली भी हो सकता है, सेपरेटली सिंगल भी हो सकता है। अब कमेंट्री में शेयर ऑफ ए पोर्शन ऑफ ए सर्वे नंबर एंड खेवट, तो ये इसके अंदर जो हमारे पास अथॉरिटी दी गई हैं यहाँ पर, ये PLJ 2012 सुप्रीम कोर्ट JK 182 के अंदर इसके अंदर बड़ी डिटेल में बयान किया गया है। और इसी तरह से पंजाब के अमेंडमेंट है, आफ्टर क्लॉज 10 द फॉलोइंग शैल बी एडिड, कि एक और चीज़ जो है हमारे पास ऐड की गई है अमेंडमेंट जो कि पंजाब के अंदर इन्फोर्स है। 10A इरीगेटेड लैंड, इरीगेटेड लैंड होता है जिसको इरिगेशन के ज़रिए पानी दिया जा सके, पानी मुहैया किया जा सके। इरीगेटेड बाय कैनाल, ट्यूबवेल, वेल, लिफ्ट, स्प्रिंग, टैंक और बाय एनी अदर आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरीगेशन, इसको इरीगेटेड लैंड बोलेंगे। इरीगेटेड लैंड मीन्स, और जो सिंध के अमेंडमेंट है उसके मुताबिक इरीगेटेड लैंड मीन्स इरीगेटेड बाय कैनाल, ट्यूबवेल, वेल, स्प्रिंग और बाय एनी अदर आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरीगेशन। इसी तरह से ये खैबर पख्तूनख्वा की भी अमेंडमेंट्स हैं।
इसी तरह से हमारे पास जो फर्दर चीज़ आती है लीगल प्रैक्टिशनर मीन्स ए लीगल प्रैक्टिशनर विद इन द मीनिंग ऑफ द लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1897 एक्सेप्ट मुख्तार। जो मुख्तार है वो लीगल प्रैक्टिशनर्स नहीं होगा। लीगल प्रैक्टिशनर वही है जिसको लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1897 जो है वो डील कर रहा है। नेट एसेट्स ऑफ एन स्टेट और ए ग्रुप ऑफ स्टेट मीन्स द estimated average annual surplus produce of such state or group of state remaining after deduction of the ordinary expenses of the cultivation as estimated or the estimated। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसमें बड़ा डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, ख़ासतौर पे नेट एसेट्स के हवाले से। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।